2005 से 2010 का जो कार्यकाल वो गोल्डन एरा था बिहार का, इसीलिए नीतीश कुमार 2005 के पहले का संस्मरण याद दिलाते हैं। अब कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया, अरे 50% ये सब कोई महिला को किया था। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। लेकिन क्या बिहार रहने लायक, मैं रहने लायक कह रहा हूं, क्या इसके लायक रह गया है? जिन्होंने देश दुनिया का भ्रमण नहीं किया है उन्हें पटना शहर जो राजधानी है वह बहुत बढ़ता हुआ शहर दिखाई देता। नीतीश कुमार की सेहत चाहे जैसी हो, ऐसा कोई नेतृत्व, ऐसा कोई नेता जिस पर बिहार आंख मूंदकर भरोसा कर ले। चार चेहरे, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी निशांत राजनीति में आएंगे, यह बात तो अब तय, या यूं कहें कि राजनीति में आ चुके हैं, लेकिन अभी चुनाव के पहले वह उत्तराधिकारी नहीं बने। 2025 में 225 तो नहीं दिखता है। मतलब क्या विपक्ष के खाते में सिर्फ 18 सीटें आएंगी? यह संभव नहीं है। नीतीश कुमार की सीटें 43 से बढ़कर 70 होगी, इस पर प्रश्न। और तेजस्वी यादव को कमजोर मत समझिए, तेजस्वी यादव को कतई कमजोर मत समझिए। हमें पता है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे सीटें कम हो या अधिक। 50% सी वोटर के सर्वे में लोगों ने कहा सरकार को बदलना चाहते हैं। तेजस्वी ने होशियारी से चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार की सेहत थोड़ी और बिगड़ी। फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए कई लोग कह रहे हैं कि बिना देर किए तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय यादव को राजनीति में ले आना चाहिए। क्या वाकई में एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान पेच फंसेगा? केवल एनडीए में ही नहीं फंसेगा, महागठबंधन में भी फंसेगा। बीजेपी की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार की सीटें कम। बीजेपी के अंदर खाने में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है कि नीतीश कुमार के जेडीयू को उतनी ही सीटें आए, आरजेडी को उतनी सीटें आए कि ये दोनों मिलाकर आगे भी सरकार ना बना पाए। बीजेपी 100 सीटें भी जेडीयू को दे देती है तो बहुत बड़ी बात है। कि 2025 में आप तेजस्वी यादव को कहां पर देखते हैं? तेजस्वी यादव पर बात करें इसके पहले नीतीश कुमार। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए वो कहा जाता है कि ना तेरा होगा ना मेरा होगा, वही होगा जो जनता चाहेगी, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी जनता चुनेगी। 2025 का बादशाह आपको मालूम है कि संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और लाइव सिटीज आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। और देखिए आज के इस बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बिहार ओपिनियन पोल की, ज्ञानेश्वर की नजरों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2025 में किसका सिक्का चलेगा। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा जो है एनडीए लगातार कर रही है, मुसलसल कह रही है कि 2025 में हमारा 225 पार हो जाएगा। इस दावे में कुछ दम दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए समरीन जी, आपने कहा बिहार ओपिनियन पोल कर रहे हैं, मेरी नजरों में बिल्कुल। देखिए मैं ग्राउंड जीरो से लगातार संपर्क में हूं और चुनाव के वक्त क्या होगा, लेकिन आज क्या स्थिति है उससे कुछ अनुमान निकाला जा सकता है। और आपने कहा कि एनडीए दावा कर रही है 2025 में 225 और तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं सरकार हमारी बन रही है। बिल्कुल। तो देखिए यदि इन दोनों दावों के बीच हम कहें तो 2025 में 225 तो नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता है, साफ साफ फुस हो जाएगा दावा। नहीं, 225 नहीं दिखता है। देखिए 243 सीटों की बिहार विधानसभा है, तो एनडीए दावा कर रही है 225, मतलब क्या विपक्ष के खाते में
सिर्फ 18 सीटें आएंगी, यह संभव नहीं है। और यह दावा देखिए हर पार्टी करती है और हर गठबंधन करता है, करना भी चाहिए। आपने देखा था 2024 में 400 पार का दावा किया जा रहा था, तो 225 तो नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी यादव कमजोर नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बढ़ी है, बावजूद इसके कि इस बार 5 पार्टियां एनडीए में है। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं। लेकिन देखिए 225 का जब दावा आप करते हैं तो आप यह सोचते हैं कि 2010 में हमने इतनी बड़ी जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन 2010 और 2025 में बहुत फर्क है। 2005 से 2010 का जो कार्यकाल देखिए, तब बीजेपी और जेडीयू ही वो गोल्डन एरा था बिहार का, और लोगों ने साफ साफ बदलाव देखा था, काम हुआ था। काम हुआ था। बिल्कुल। आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कुछ था जी, ठीक है, स्थितियां बिगड़ गई थी, हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज है, अव्यवस्था थी, डर था, खौफ था, लेकिन इसके बाद 2010 के बाद बिहार में विकास की गति, विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है, और नीतीश कुमार के जो चेहरे की जो चमक थी वह भी फीकी पड़ी है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि देखिए 2005 में जो वोटर थे 2025 में देखिए 2005 में जो पैदा हुए वह भी 2025 में वोट करेंगे। 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो उन लोगों ने, इसीलिए नीतीश कुमार 2005 के पहले का संस्मरण याद दिलाते हैं। तो जिन लोगों ने 2005 में जन्म लिया, 2006 में जन्म लिया, 2007 में जन्म लिया, उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। और देखिए विकास का पैमाना सिर्फ बिहार की नजरों में बिजली, सड़क, पानी। देखिए आप किसी शहर, बीएसपी कहते हैं, बिजली, सड़क, पानी, इसके आगे देखिए बीमारू स्टेट कहा जाता था, जिसमें बी क्या था, बिहार था, जिसमें बी बिहार था। बाकी दूसरे जो समकक्ष प्रदेश थे, चाहे उड़ीसा थे, राजस्थान थे, मध्य प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश थे, वे सबके सब आगे बढ़ गए, और हम आज भी पीछे हैं, आज भी बीमारू हैं, आज भी बीमारू हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है ना। दुख की बात। हाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारे अस्पतालों की स्थिति क्या है। और देखिए एक बात लोग कहते हैं बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, मैं भी मानता हूं विकास हुआ है, खौफ खत्म हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन क्या बिहार रहने लायक, मैं रहने लायक कह रहा हूं, रहने लायक का मतलब होता है कि वह प्रदेश जो जीवन यापन भी मुहैया कराए, क्या इसके लायक रह गया है? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या इसके लायक रह गया है? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। हाँ, और आप देखिए शहरों के विकास की बात करते हैं, देखिए लोग क्या कहेंगे कि जिन्होंने देश दुनिया का भ्रमण नहीं किया है, उन्हें पटना शहर जो राजधानी है वह बहुत बढ़ता हुआ शहर दिखाई पड़ता है। उन्होंने दुनिया नहीं देखी, उन्होंने देश नहीं देखा, ठीक है ना। उन्हें लगता है कि पटना का विस्तार बिहटा तक हो गया जी, पटना का विस्तार फतुहा तक हो गया, पटना का विस्तार मसौरी तक हो गया, पटना का विस्तार सोनपुर तक हो गया। ये कौन सा विस्तार है समरीन जी, कि आप बिहटा में जमीन महंगी हो गई, लेकिन बिहटा में मकान बनाने वाले व्यक्ति को भी 6,000 रुपए की नौकरी के लिए पटना ही आना पड़ेगा जी, 8,000 रुपए की नौकरी के लिए पटना ही आना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए पटना ही आना पड़ेगा। अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पटना ही आना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कहा ना, जिन लोगों ने दुनिया नहीं देखी, विस्तार नहीं देखा और संगठित विस्तार नहीं देखा, आप तो दिल्ली में रही हैं, ठीक है, आप याद कीजिए, देखिए नोएडा के लोग दिल्ली नहीं जाते हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं वे ही जाते हैं। गुड़गांव के लोग दिल्ली नहीं आते हैं, ठीक है ना। दिल्ली के लोग गुड़गांव जा रहे हैं, क्योंकि सारे कॉर्पोरेट हाउस वहीं पर है, हाँ, वहीं पर है, सारे बड़े स्कूल्स, जितने निजी शिक्षण संस्थान खुले। तो आप पटना शहर जो 14-15 किलोमीटर की सीमा है, उसी में सब कुछ समेट देना चाहते हैं। वहीं मेदांता भी खुलेगा, वहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल भी बनेगा, वहीं बिहार म्यूजियम भी बनेगा, वहीं बौद्धा स्तूप भी बनेगा। तो
आप शहर का विकास, जब 6,000 रुपए कमाने के लिए, 8,000 रुपए कमाने के लिए पटना ही आना पड़ा, तो जमीन भी मांगी और आने जाने का क्यों आप देखते हैं कि बार बार हम जाम की समस्या की बात करते हैं। बिल्कुल, लोग त्रस्त हैं, लोग त्रस्त है। बिल्कुल। तो विकास कहीं भी, जब पटना शहर की यह स्थिति है और कोई संगठित विकास नहीं है, आपने कभी सोचा कि बिहटा तक विस्तार जा रहा है तो वहीं सब कुछ बना दे। आज बात हो रही बिहटा में एयरपोर्ट बनेगा, लोग परेशान होते, बिहटा पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे? चाहे दरभंगा एयरपोर्ट बना हो, बिहटा बन रहा है, पूर्णिया भी कुछ महीनों में प्रारंभ हो जाएगा। ये सारे पुराने एयरपोर्ट्स रहे हैं जहां से पहले हवाई जहाज उड़ते रहे हैं, ठीक है ना। कोई आर्मी का बेस रहा है, कोई प्राइवेट बेस रहा है, तो ठीक है ना। तो आप विस्तार को और विकास को यदि उसी नजरिए से देख रहे हैं 2005 के पहले वाले नजरिए से कि हमारे यहां तो कुछ, तो देखिए हमारे समकक्ष जो थे वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए, और फिर हमने कहा कि यदि जीवन यापन लायक प्रदेश नहीं, 60,000 करोड़ रुपयों का बजट हो गया शिक्षा का, तो 2025 में 225 तो संभव नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, यह गोल्डन एरा नहीं है। हां, लेकिन एक बात जरूर है कि एज एनडीए को प्राप्त है, एज एनडीए को प्राप्त है, और यह भी संभव है कि 2020 के मुकाबले ज्यादा सीटें एनडीए को प्राप्त हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार की सेहत चाहे जैसी हो, ऐसा कोई नेतृत्व, ऐसा कोई नेता जिस पर बिहार आंख मूंदकर भरोसा कर ले, वह सामने नहीं है। ठीक है ना। हाँ। देखिए, यानी कि जनता के पास अब भी ऑप्शन नहीं है। नहीं, जनता के पास ऑप्शन नहीं के बराबर है, लेकिन जनता गुस्से में कुछ भी कर देती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। और मैंने कहा कि आज की तारीख में जब चुनाव का आगाज होगा, रणभेरी बजेगी, नीतीश कुमार की अवस्था क्या होती है, उनकी सेहत कैसी रहती है, वह लोगों से संवाद कितना करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक है ना। तो 2025 में 225 तो नहीं होने जा रहा है। और तेजस्वी यादव को कमजोर मत समझिए, तेजस्वी यादव को कतई कमजोर मत समझिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से नौकरियों को रफ्तार दी, वह उनकी यूएसपी बनी है। और फ्री बीज, मुफ्त की रेबड़ी, यह बिहार के चुनाव का बड़ा मुद्दा है। यदि देखिए, आपने देखा कि 3 मार्च को बजट आया, उसमें कोई घोषणा नहीं हुई। नीतीश कुमार ऐसी रेबड़ी बांटने के पक्षधर नहीं होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। हमें पता है कि कुछ होने जा रहा है। करीब 1,78,823 महिलाओं को सरकारी सुविधा, सरकारी लाभ उनके खाते में अगले कुछ महीने में पैसे जाने वाले हैं। इसके लिए बजट का आवंटन किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यह कॉम्पिटिटिव होगा। आरजेडी क्या आपने देखा था झारखंड में, किस तरीके से वहां राशि बढ़ती गई, और अब किस तरीके से बोझा बढ़ता जा रहा है। फ्री बिजली मतलब 200 यूनिट, यह भी देखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि घोषणा कर देना बहुत आसान है। हाँ, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली आसान काम था, क्योंकि वहां हाई एंड यूजर, जिनके घर में एयर कंडीशनर्स हैं, जिनके घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिनके घर में वाटर कूलर्स हैं, जिनके घर में वॉशिंग मशीन है, उनकी तादाद अधिक है, मतलब उनकी संख्या ठीक ठाक है। और बिहार में 95% लोग तो 200 यूनिट ही बिजली कंज्यूम करते हैं। तो फिर बिहार में बिजली फ्री ही हो जाएगी, और सरकार के पास पैसे नहीं है, फिर वही बात हो जाएगी कि पैसे कहां से लाओगे। और कहीं भी बिहार के लीडरशिप में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आप कोई विजन, बिहार के डेवलपमेंट का विजन देते हुए नहीं देख रहे होंगे। नीतीश कुमार भी 2005 के पहले कुछ था जी, और तेजस्वी यादव भी 2500 रुपए दे देंगे, मुफ्त की बिजली दे देंगे, रसोइयों का वेतन बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन
बिहार कैसे, नहीं ठीक है, आप कैसे करेंगे, आप तो यह घोषणा कर रहे हैं, लुभाने वाली घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बिहार बढ़ेगा कैसे, और यह सब देने के लिए आएगा क्या, आएगा क्या? कोई इसकी बात नहीं कर रहा है कि बिहार में आईटी पार्क बना देंगे, कोई यह बात नहीं कर रहा है कि बिहार में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? बिहार में वही लोग रहेंगे, बिहार बुढ़ों का प्रदेश ही बनता जाएगा। तो 2025 में 225 तो नहीं होने जा रहा है, इस बात को नोट कर लीजिए, लेकिन एज नीतीश कुमार को प्राप्त है, और देखना यह होगा कि चुनाव के बाद खेला क्या होता है, यह खेला भी बिहार में, क्योंकि यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीत भी मिल गई, और इस बात का ऐलान नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे सीटें कम हो या अधिक, तो फिर खेला होगा। देखिए यह भी संभव है, क्योंकि सपना अपना करना है। जो हमने कहा कि एज है, तो इसमें संभव यह है कि बीजेपी की सीटें कुछ और बढ़ जाए, ठीक है? अच्छा। साथ में जोरन तो चिराग पासवान रहेंगे ही रहेंगे, जीतन राम मांझी रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, लेकिन क्या नीतीश कुमार की सीटें 43 से बढ़कर 70 होगी? इस पर प्रश्न चिन्ह है, इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जेडीयू के खिलाफ सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आपको दिखाई पड़ेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है, और जेडीयू का परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? क्योंकि आपने कई चुनावों के परिणाम देखे होंगे, नतीजे देखे होंगे कि जेडीयू अपने वोट बैंक का 100% स्थानांतरण बीजेपी के खाते में करा देता है, लेकिन बीजेपी के जो वोटर हैं वह 100% उधर नहीं जा पाते हैं जेडीयू की ओर। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में आपने कुशवाहा वोट बैंक में सिंधवारी देखी, आपने मल्लाह वोट बैंक में सिंधवारी देखी, और अति पिछड़ी जाति जो यूएसपी है नीतीश कुमार की, वहां भी सेंधमारी देख रहे हैं। बिहार में किस तरीके से तांती तत्वा आंदोलन खड़ा हो गया है, तो बड़ी चुनौती है, और 2025 में एनडीए 225 नहीं है, और याद रखिएगा 50% सी वोटर के सर्वे में लोगों ने कहा सरकार को बदलना चाहते हैं, लेकिन इसका आशय कतई ये नहीं है कि 50% लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, तो 50% आरजेडी की सरकार बना देना चाहते हैं। अच्छा, जी। इसे भी डिकोड कीजिए ना। बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं कहा, सरकार से नाखुश है, सरकार को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम आरजेडी की सरकार बना देंगे। ठीक है ना? तो ये बड़ा सवाल है, और ये आगे आने वाले दिनों में 18% पर सी वोटर में खड़े हो गए, 15% प्रशांत किशोर आ गए, ठीक है ना? 41 तेजस्वी यादव, 41%। लेकिन यह भी ध्यान रखिए, 41% ने यह नहीं कहा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव पसंद है, लेकिन 41% जनता ने यह नहीं कहा कि उन्हें बिहार में राजद की सरकार चाहिए। बिल्कुल, उन्हें बिहार में राजद की सरकार चाहिए, ये नहीं कहा। इस बात पर भी आपको यदि आप यदि आप माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस बात को आपको नोट करना होगा। यानी कि आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि 2025 में 225 तो नहीं है, 225 तो नहीं है, और तेजस्वी कमजोर भी नहीं है। तेजस्वी बिल्कुल कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। और तेजस्वी ने यदि होशियारी से चुनाव लड़ा, और नीतीश कुमार की सेहत थोड़ी और बिगड़ी, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चुनाव वन साइडेड नहीं है। अब मगर साहब, जिस इलाके में 2020 में पहले चरण में, दूसरे चरण में एनडीए पिट गई थी, बिल्कुल, वह क्षेत्र फिर से बहुत कठिन है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं यह जो मगध, शाहबाद, भोजपुर का इलाका है, वहां जब माले और जब आरजेडी मिल जाता है, तो फिर यह इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है समरीन जी। तो ऐसे में अब ये भी सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग जो लगातार हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो पेच फंसेगा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एनडीए में सीट शेयरिंग के दौरान पेच फंसेगा, फिर हो जाएगा सब कुछ अनवेल? नहीं, देखिए, आपने कहा एनडीए में सीट शेयरिंग में पेच फंसेगा, केवल एनडीए में ही नहीं फंसेगा, महागठबंधन में भी फंसेगा, महागठबंधन में भी फंसेगा। देखिए, एनडीए में बीजेपी किस तरीके की चाल चलती है,
और किस तरीके के खेल होते हैं। अमित शाह का बयान नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। विजय कुमार सिन्हा का वह बयान भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तब अधूरा तक है। साकार नहीं होगा जब तक बिहार में भाजपा का की अपना सरकार। मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार की सीटें कम की जाए। अच्छा। हाँ, जेडीयू की सीटें कम की जाए, कोशिश होगी, ठीक है ना। और इस बात का खतरा जेडीयू का नेतृत्व भी महसूस कर रहा है, ठीक है ना, कि सीटें कम की, लेकिन कितनी कम की जाए। यदि बीजेपी की चले तो वह जेडीयू को 80 से अधिक सीटें न दे लड़ने के लिए। अच्छा, हाँ, 80 में सिमटा दे। हाँ भाई सी वोटर के सर्वे के आधार पर भाई बीजेपी ने यह कहना तो शुरू कर दिया है कि 18% लोग ही पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो फिर आपके चेहरे की चमक गायब है। हमें अपने तंत्र से और अपने मंत्र से चुनाव जीतना होगा, बिहार को जीतना होगा। फिर 2020 के चुनावी नतीजे बता सकते हैं, बिल्कुल। उनके संगठन के बारे में बता सकते हैं। और बीजेपी और जेडीयू दोनों ने सर्वे कराया, आरजेडी ने भी सर्वे कराया है। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि कम से कम, लेकिन बातचीत ये हो रही सवाल ये पैदा जी, होता जी, है कि जेडीयू और बीजेपी की जब बातचीत होगी तो टॉकिंग टेबल पर बैठेगा कौन? जेडीयू की तरफ जेडीयू की ओर से बिल्कुल। चार चेहरे ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, चार चेहरे, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी। देखिए, अब चर्चा, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि ललन सिंह के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, हाँ, जी, हाँ, जी। 1 to 1 बातचीत करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश होगी। देखिए, बहुत लोग कहते हैं, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात होती है, जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है कि नीतीश कुमार के जेडीयू को उतनी ही सीटें आए और आरजेडी को उतनी सीटें आए कि ये दोनों मिलाकर आगे भी सरकार ना बना पाए। बिल्कुल। लेकिन अब नीतीश कुमार इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, उनके मंत्री मतलब सलाहकार लोग कैसे इस बेड़ा को पार करते हैं, यह बड़ा सवाल पैदा होगा। और देखिए, 2020 के जो नतीजे थे, कई जिले ऐसे हैं जहां जेडीयू को एक भी सीटें नहीं मिली है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। कई ऐसी सीट चौंका देने वाला नतीजा। तो इससे कैसे नैया फंसी हुई है जेडीयू की, ठीक है ना। तो बड़ा सवाल ये है, अब आप कहेंगे एनडीए में सीट शेयरिंग, बिल्कुल। अब देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग की जब बात हो रही है तो एक अनुमान लगाइए कि 100 सीटों पर कम से कम अच्छा, जेडीयू और बीजेपी को लड़ना चाहिए। तो बाकियों का क्या होगा? नहीं, पहले तो इस पर भाई, यदि बीजेपी 100 सीटें भी जेडीयू को दे देती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, कोशिश तो भाई जेडीयू की 110 सीटें लेने की, अच्छा। लेकिन 2020 के तरीके से लड़ने की स्थिति में और प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है जेडीयू, ठीक है ना। तो 100 सीटें और 25 सीटें इनको हो गया, ठीक है। हाँ। बाकी बाकी सीटों में भाई चिराग को 25 सीटें, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी का इंतजार लगातार किया ही जाता रहता है। बिल्कुल जी। तो 25 सीट पर चिराग पासवान भी मान जाएंगे, यह भी देखने की बात होगी। उम्मीद कम नजर आती है। मैं दिल्ली में था, दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की खबर है, इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान मान जाएंगे। अच्छा, मान जाएंगे 25 सीटों में। हाँ, 25 सीटों पर। बदले में उन्हें भारत सरकार में, देखिए, अभी जो उनका विभाग है वह थोड़ा कम वजन वाला विभाग है। बिल्कुल, हाँ। और वह मायूस भी रहते हैं, मानेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उनके मंत्रालय में कोई एक और पुछल्ला सा विभाग जोड़ दिया जाएगा। अच्छा। या फिर एक बड़ा सा विभाग दे दिया जाएगा, यानी कि एक और फेदर इन द कैप। हाँ, तो इस तरीके से वो मान जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी कोई बहुत, देखिए, उनकी हसरत क्या हुए, कहते हैं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, 2025 में नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2030 के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, चिराग पासवान के भी बहुत सारे जो करीबी लोग हैं वह यह मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद और केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के स्वभाव में बहुत सारे परिवर्तन हुए। अच्छा। और ये परिवर्तन जो है रामविलास पासवान के स्वभाव में नोटिस नहीं किया देते। चाहे जीत में चाहे हार में रामविलास पासवान एक तरह होते थे। इसलिए हमसे किसी ने दिल्ली में पूछा था कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान में
आप क्या अंतर महसूस करते हैं? तो हमने कहा था रामविलास पासवान सोना गोल्ड और चिराग पासवान चांदी सिल्वर। अच्छा, ठीक है ना? जी, ठीक जी, है ना? जी, हाँ, तो चांदी को सोना बनने में हाँ, समय तो लगेगा, समय तो लगेगा, बिल्कुल, लेकिन हाँ, हाँ, उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। साबित की, लेकिन यह उपयोगिता तब साबित होती है जब वह एनडीए का हिस्सा होते हैं। ये भी हाँ, नोट करने हाँ, वाली बात हाँ। है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वह एनडीए का हिस्सा नहीं होते हैं तो वह महज वोट कटवा होते हैं। 2020 हाँ, 2020 जी, हाँ, जी, वोट कटवा होते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ। भाई एक सीट आपने मटिहानी जीती, राजकुमार सिंह जीत गए। राजकुमार सिंह मटिहानी में आपके उम्मीदवार थे, उनकी पृष्ठभूमि भी समझिए, कामदेव सिंह के बेटे, केडी सिंह के बेटे, और जीतने के बाद भी वह आपके पास नहीं रह सके। नहीं रह सके, हैं? बिल्कुल। तो मटिहानी सीट जहां जीते थे उससे भी इस चुनाव में 2025 में लेना एक कठिन कार्य होगा चिराग पासवान के लिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ। और दूसरी ओर चलिए जी, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को 70 मिले थे, कांग्रेस बहुत कम होगा तो 10 सीटें 60 मिल जाएगी। 60 मिल, अभी सवाल है ना। बिल्कुल, अब कांग्रेस का पैतरा भी देख ही रहे ना। हाँ, जब से प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लाबारू और कांग्रेस में तमाम तरीके के परिवर्तन हो ही रहे हैं, और दिल्ली के जो चुनावी नतीजे आए जहां ये हुआ कि न यदि हम नहीं जीते तो तुम्हें भी नहीं। हाँ भाई, दिल्ली के चुनाव के परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी भी खुश थे और राहुल गांधी भी खुश थे। बिल्कुल, यह पहली बार भारतीय चुनाव इतिहास में देखने को मिला कि चलो अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। हाँ, बिल्कुल जी। तो 60 सीटों पर भाई जो खबर यह है आरजेडी के भीतर से कि 50 सीटों से अधिक की बात नहीं की जा रही है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष हैं, उनके संबंध अपने हैं लालू परिवार से, अच्छे संबंध हैं। और कांग्रेस को आप सीमांचल वाले इलाके में, दूसरे इलाके में आप बांध नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मुसलमान मत यदि कांग्रेस को आपने छोड़ने की बात तो हो ही नहीं सकती है, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सीटें 50 से 60 होगी, ठीक है ना, 50 से 60 होगी। मुकेश सहनी को मनाना भी कम कठिन कार्य नहीं, बहुत डिफिकल्ट, बिल्कुल। हाँ, मुकेश सहनी को लग रहा है कि हमें 30 से 40 सीटें मिलेगी। 30 से 40 सीटें मिलेगी। और यह होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल। यह होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना स्पेस है नहीं महागठबंधन में। और मुकेश सहनी, देखिए, मुकेश सहनी को साथ रखने के लिए आपको इस बात का ऐलान भी करना होगा, बिल्कुल। मल्लाह सहनी वोट लेने के लिए, जो अति पिछड़ी जातियों में एक मजबूत जमात है, कि चुनाव के बाद मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बड़ा बनेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने अपने को डिप्टी सीएम मान लिया है। हाँ, कई बार और मुकेश सहनी अपनी कीमत जानते हैं, उन्हें इस बात का भी पता है कि आमंत्रण तो लगातार उधर से प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो आज एनडीए को, ठीक है, एनडीए को जरूरत है अति पिछड़ी जमात के वोटों को गुलबंद रखने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव को सबसे अधिक जरूरत है मुकेश सहनी की। इसलिए जरूरत है कि तेजस्वी यादव 32% पर खड़े हैं, ठीक है, जो स्टैग्नेंट हो जाता है। हाँ, 18% बिल्कुल माइनॉरिटी, ठीक है, मुसलमान, और 14% यादव। यदि इसके साथ इन्होंने वोट नहीं जोड़ा, हाँ, इन्होंने वोट नहीं जोड़ा, तो फिर कैसे? 41% लोग भले पसंद कर रहे हो मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन 41% वोट भी आना चाहिए। और 41% नहीं, सरकार बनाने के लिए आपको 45 पार करना होगा, बिल्कुल जी, 45 पार करना होगा। तो वहां भी, और देखिए, मुकेश सहनी को यदि 30 सीटों की बात करेंगे या इसके इर्द गिर्द बात करेंगे तो माले क्या करेगा? हाँ, माले क्या करेगा? जबकि स्ट्राइक रेट भी ज्यादा अच्छा है माले भाई, 12 सीटें उसने जीती। और हमने कहा ना कि चाहे आप मगध का इलाका ले लीजिए, शाहबाद का इलाका ले लीजिए, भोजपुर का इलाका ले लीजिए, सीवान का इलाका ले लीजिए, वहां तो माले और आरजेडी, फिर इनका जो गठजोड़ है, इसे तो हराना बहुत ही कठिन काम। और इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि 2025 में 225 संभव नहीं है। देखिए, 225 की बात जब करते हैं, 18 सीटों की बात केवल करते हैं आप, क्या आप राघोपुर में तेजस्वी यादव को हरा देंगे? चाहे प्रशांत किशोर लड़ ले, चाहे कोई और लड़ ले, फतुहा हार जाएगा आरजेडी, मनेर हार जाएगा आरजेडी। कुछ ऐसी सीटें हैं
जिसके बारे में आप कह नहीं सकते हैं कि वहां ठीक है ना। तो स्थितियां परिस्थितियां जहानाबाद हार जाएगा। तो ये सारी सीटें जहानाबाद देखिए कहने के लिए भूमिहारों का घर है, लेकिन वहां 2 चुनाव छोड़ दीजिए, 2 विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए, तो वहां तो लगातार आरजेडी के ज्यादा चुनाव जीतते रहे। मसौरी हार जाएगा। तो ये सारे विधानसभा क्षेत्र हैं भाई। माले क्या 12 से 0 पर आ जाएगा। तो 2025 में 225 तो कतई नहीं। हाँ, 2020 से अधिक सीटें आज की तारीख में, जब हम 16 मार्च को यह ओपिनियन पोल कर रहे हैं, तो कुछ सीटें अधिक बढ़ सकती है। लेकिन तेजस्वी की रफ्तार यदि आगे बढ़ी और लोगों ने 41% जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें पसंद किया है, ठीक है ना, यदि वह आरजेडी को वोट देने के लिए आरजेडी की सरकार के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर तो स्थिति और परिस्थिति कुछ और ही होगी समरीन जी। फिर तो खदेड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी है कि 2025 में आप तेजस्वी यादव को कहां पर देखते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव पर बात करें इसके पहले नीतीश कुमार पर बात कर लें, ठीक है ना। जी जी जी। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हमने जो कहा कि वो पहले जैसे थे वैसे तो अब नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। और यह उम्र के कारण हुआ है। ठीक है। नीतीश कुमार लगातार काम करने वाले और स्वयं सब कुछ मॉनिटर करने वाले। आज बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर जितना हल्ला है और इसे नियंत्रित नहीं किया जा पा रहा है, बिल्कुल जी, तो यह नीतीश कुमार की सेहत है। यही आपको एक छेपक और रूपक सुना देते हैं। नीतीश कुमार कैसे थे? नीतीश कुमार छोटी छोटी बातों को किस रूप में नोट करते थे और एक्शन लेते थे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के पहले भारत सरकार में रेल मंत्री भी थे। ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिन खबर छपती है, दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि जो हेडक्वार्टर का कोटा होता है, जिसके माध्यम से वीआईपी रिजर्वेशन होता है, वह कोटा बिक रहा है। अच्छा। वह कोटा बिक रहा है। ठीक है ना। तो यह वीआईपी रिजर्वेशन के लिए सिफारिश कौन लोग करते हैं? वीआईपी लोग करते हैं। हाँ। एमपी करते हैं, मंत्री करते हैं, या अन्य जो विशिष्ट लोग होते हैं वे करते हैं। ठीक है ना। अब नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय में जब यह खबर सुबह में पढ़ी तो वह एक्शन में आ गए। अच्छा। एक्शन में आ गए। नीतीश कुमार कैसे थे और आज कैसे हैं, इसी कहानी से आपको समझ में बात आ जाएगी। बिल्कुल जी। तो नीतीश कुमार ने तत्काल रेलवे बोर्ड के सारे प्राधिकारियों को जो वीआईपी रिजर्वेशन से जुड़े हुए थे, जो हेडक्वार्टर कोटा रिलीज करते थे, उन्हें बुला लिया और पूछा कि पिछले 7 दिनों में आपने किस किस ट्रेन के लिए कौन कौन सा कोटा रिलीज किया है, पूरी लिस्ट लेकर मेरे पास आई। और नीतीश कुमार जब लिस्ट आई तो खुद कलम लेकर बैठ गए। अच्छा। खुद कलम लेकर बैठ गए जी। अब उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई ये रिजर्वेशन आपने किसकी सिफारिश पर कंफर्म किया, ये टिकट किसकी सिफारिश पर आपने कंफर्म किया? तो मालूम हुआ समरीन जी, मतलब कोई एमपी, कोई मंत्री। जी जी जी। ठीक है, चलिए नोट हो गया। ये ज्ञानेश्वर जी, ये ऋषि जी, ये गुड्डू जी, सब नीतीश कुमार स्वयं नोट कर रहे हैं। और इसी में एक ये कोठी से, मतलब कोठी से मतलब रेलवे मंत्रालय, रेलवे मंत्री के बंगले से, नीतीश कुमार के बंगले से। तो जब यह एक्शन पूरा हो गया, पूरी लिस्ट नोट हो गई, तो नीतीश कुमार ने संबंधित सांसदों को फोन लगाना शुरू किया। अच्छा। क्या आपने कल किसी टिकट, स्वयं से? हाँ, स्वयं से। क्या आपने कल किसी टिकट के लिए रिक्वेस्ट किया था? ठीक है। तो हाँ ना का जवाब आता रहा। फिर उन्होंने अपने बंगले पर, उस व्यक्ति का नाम लेना अब ठीक नहीं होगा जी, जो व्यक्ति यह काम करते थे, जिनके पास सिफारिशें भेजनी थी रिजर्वेशन कंफर्म करने की, टिकट कंफर्म करने के लिए, उनसे पूछा कि आपने ये टिकट भेजे हैं, ये किन के टिकट हैं? अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने बताना शुरू किया। ये ज्ञानेश्वर जी लाइफ सिटीज वाले, ये समरीन जी लाइफ सिटीज वाले, ये ऋषि जी, ये गुड्डू जी। नीतीश कुमार नोट करते गए। ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा सबको फोन लगाओ। अरे जी। सबको फोन लगाओ। कितना माइन्यूटली। हाँ। तो अब नीतीश कुमार ने ज्ञानेश्वर जी को फोन लगाया, समरीन जी को फोन लगाया। अब समरीन जी ने कह दिया कल तो हमने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं भेजा था। अच्छा। कल तो हमने कोई रिक्वेस्ट ही नहीं भेजा था। अब ऐसी 20-25 गड़बड़ियां पकड़ा गई। ठीक।
और तत्काल प्रभाव से नीतीश कुमार ने अपने उस व्यक्ति को जो उनके साथ बहुत लंबे अरसे तक था उसे बर्खास्त कर दिया, उसे बर्खास्त तुरंत एक्शन। हाँ, तुरंत एक्शन। और गुस्सा इतना कि वह व्यक्ति जो था उसकी पत्नी को भी नीतीश कुमार ने कहीं रखवाया था। अच्छा। तो नीतीश कुमार ने उनकी पत्नी को भी हटवा दिया। जब हटवाने में देर हो रही थी तो नाराज हो गए थे। अच्छा। हाँ, नाराज हो गए थे जी। और नीतीश कुमार ने यह कहा कि मेरे साथ गड़बड़ करने वाला कोई आदमी नहीं टिक सकता है। वह व्यक्ति बहुत दिनों तक इधर उधर, बाद में जगदीश शर्मा जब जहानाबाद से सांसद हुए थे तो उनका पीए बना था, ठीक है ना, बस समझने वाले लोग समझ जाएंगे। तो नीतीश कुमार वैसे थे, नीतीश कुमार। और आज बिहार में जो आप कहानियां सुन रही हैं भ्रष्टाचार की यहाँ वहां जो, तो आज कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि नियंत्रण में अब बिहार सरकार को सच में जो कुछ पदाधिकारी हैं और जो कुछ सलाहकार मंत्री हैं वही चला रहे हैं। नीतीश कुमार जहां कहीं जाते हैं, देखिए अजीत द्विवेदी शो में हमने पिछले दिनों चर्चा की थी और अजीत द्विवेदी का कहना था कि जब नीतीश कुमार की सेहत ऐसी है तो उन्हें सोनिया गांधी की तरह हो जाना चाहिए। अच्छा। सोनिया गांधी का पब्लिक अपीयरेंस कम हो गया, बिल्कुल, बहुत। वो वीडियो संदेश जारी करती हैं, ठीक है, वो ऑडियो संदेश जारी करती हैं, वह पत्र लिख देती हैं, फिर भी वह कांग्रेस की आला कमान है। तो हमने यह कहा कि देखिए नीतीश कुमार के प्रति लोगों में नफरत कहीं नहीं है, नीतीश कुमार के प्रति प्रेम है, नीतीश कुमार के प्रति स्नेह है, लेकिन उम्र बढ़ने से अब जब वो यह कह रहे हैं ना कि 2005 के पहले कुछ था जी, हमने ही सब किया ना जी। मैं एक कहीं गया हुआ था तो एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे जवाब देने का मन करता है। जो व्यक्ति मिले वह खुद हैं, उनके पिताजी भी हैं, उनके दादाजी भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुझे मन करता है कि एक दिन हम फेसबुक पर लिखें कि जो भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तारीख हो, यदि हम मान ले कि 5 नवंबर 2005, 5 नवंबर 2005 को दिन के 12 बजे मेरे दादाजी ने जन्म लिया, 5 नवंबर 2005 को दिन के 2 बजे मेरे पिताजी ने जन्म लिया और 5 नवंबर 2005 को शाम को 4 बजे हमने जन्म लिया। अच्छा, समझे ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जी। तो ये वाली स्थिति है। नीतीश कुमार अपने में नीतीश कुमार जैसे थे वैसे नहीं है। हाँ। अब रही बात तेजस्वी यादव की, देखिए तेजस्वी यादव अब सक्रिय हुए हैं। हाँ, अब सक्रिय, अब एक्टिव हुए और राजनीति कहती है कि आपको 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहना है। आपको लड़ना किससे है? नीतीश कुमार के विराट व्यक्तित्व से, बिल्कुल, जिसकी निजी जिंदगी में कोई दाग बट्टा नहीं है। उम्र के कारण जो परेशानी हो रही है, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए, यह कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने बुरे दौर से बिहार को वापस लाया। बिल्कुल। और आपको भाजपा की मशीनरी से लड़ना है, भाजपा की मशीनरी से, और आपको अपने लोगों से भी लड़ना है। आपको इस बात का एहसास हो चुका है और इसी एहसास के कारण आपने अपने सबसे कोर वोटर्स यादवों को समझाना शुरू किया, गमछा मत लहराना, लहरिया कट मत चलना। और आपने दूसरी जाति, देखिए लालू यादव और नीतीश कुमार रामविलास पासवान रहे नहीं, तो यही ना, देखिए लालू यादव फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली तो फिट है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ कुछ मानसिक समस्या है, ठीक है ना। अब होती है समस्या, हर आदमी की समस्या, हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है भाई। हम लोग तो इस उम्र में कुछ कई बातें भूल जाते हैं, हाँ, कई बातें भूल जाते हैं। लेकिन चूंकि वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। तो तेजस्वी यादव को अब दूसरी जातियों का वोट बैंक साधना है, कांग्रेस को साधना है, बीआईपी को साधना है, माले को साधना है और लेफ्ट को साधना है। और इस बात का भरोसा दिलाना सबसे ज्यादा आवश्यक है कि यदि हम मुख्यमंत्री बने, देखिए केवल फ्रीबीज से काम नहीं चलेगा। देखिए लोकसभा चुनाव में भी चल रहा था ना, खटाखट कहां चला? नहीं चला। तो केवल यह कह देने से कि हम 2500 दे देंगे, फला कर देंगे, नहीं चलने वाला है। आपको यह भरोसा दिलाना होगा कि भाई हम जब बनेंगे तो 2005 के पहले वाली स्थिति नहीं होगी। और देखिए कई लोग कह रहे हैं कि बिना देर किए
तेजस्वी यादव को, राजश्री यादव को राजनीति में ले आना चाहिए। अच्छा, ले आना पत्नी को लॉन्च कर देना हाँ, चाहिए। कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। अब क्यों कह रहे हैं? हाँ। झारखंड में चुनाव हुआ था जी, हेमंत सोरेन जेल गए, हाँ, हाँ? पत्नी और कल्पना सोरेन ने संभाल लिया, था। हाँ, और वहां जो मैया सम्मान योजना आया, जो चल गई थी, हाँ, जो चल गई थी, हाँ। तो कल्पना सोरेन का भरोसा। आज तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव कैंपेन करना शुरू कर दे, राबड़ी देवी से काम नहीं बनेगा। अच्छा, राबड़ी देवी से काम नहीं बनेगा। राबड़ी देवी जैसे ही कैंपेन करेंगी, नेगेटिव जाएगा। हाँ, नेगेटिव जाएगा। राजश्री यादव कैंपेन करना शुरू कर दें, पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, जी जी, कल्पना सोरेन की दूसरी अवतार दिखाई पड़ सकती हैं। लोग अब सीमांचल में तेजस्वी यादव हो और इधर मिथिलांचल में राजश्री यादव हो, लोग क्या कहेंगे? लालू के पतोहिया पर आप बढ़िया बोला है, हाँ, बड़ा बढ़िया बोला है, बड़ा बढ़िया बोला है। तो वो इमोशनल कार्ड भी चल हाँ, जाएगा। और ये आरोप तो पहले से है ही कि परिवारवाद, परिवारवाद, हाँ, कुछ नया नहीं होगा, कुछ नया नहीं है, हाँ, कुछ नया नहीं है, तो ये आरोप तो पहले से है ही। और फिर महिलाएं, जो महिला कंस्टिट्यूएंसी जो नीतीश कुमार के पास रिजर्व कोटा में है, उस महिला कंस्टिट्यूएंसी में भेद होना और छेद होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं की ही बात, महिलाओं की बात, हाँ, ये तो ठीक है, हाँ, तो बहन बोल रही है, हाँ, बेटी बोल रही है, तो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो भावनात्मक लगाव हो जाता है ना, इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, स्वाभाविक। हाँ, तो लोग यह कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को चुनाव के तरीके से चुनाव को लड़ना चाहिए, और जो कुछ गंदा गंदा वहां है ना, मतलब परंपराएं, गंदी परंपराएं, उससे निजात पाना होगा, ठीक है ना, उससे निजात पा लेना होगा, तब जाकर बात बनेगी, और फिर मुकाबला जो है टक्कर वाला, हाँ, टक्कर वाला मजेदार होगा, बिल्कुल। तो ऐसे में अब लेकिन ये भी जानना बड़ा बेहद जरूरी हो जाता है कि जन सुराज का क्या होगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि प्रशांत किशोर भी लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर 2025 में आपकी नजरों से आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं रह गए, नहीं है, हाँ, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजनीतिक बातें कर रहे हैं, हाँ, प्रशांत किशोर बिहार की बातें कर रहे हैं, जी। कोई यह नहीं कहेगा कि प्रशांत किशोर की बातों में दम नहीं है, और प्रशांत किशोर अब नहीं कोई जानता है, या शायद ही लोग कहेगा एक नया नेता पैदा हुआ है, ठीक है ना। और जो बिहार के लोग, जो बिहार का डेवलपमेंट चाहते हैं, जिन्होंने देश दुनिया देखा है, जो यह चाहते हैं कि बिहार में ही कमाई का साधन उपलब्ध हो जाए, वह प्रशांत किशोर को पसंद करने लगे। आप देखिए सी वोटर सर्वे को, 41% पर तेजस्वी यादव, 18% पर नीतीश कुमार, और 15% पर प्रशांत किशोर। चौंका देने वाला 15% कहां से आ गया भाई? कहां से आ गया? जिस पार्टी ने अब तक कोई चुनाव, उपचुनाव छोड़ दिए, 4 विधानसभा, कोई आम चुनाव न लड़ा हो, 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी लॉन्च हुई हो, 15%। और देखिए, अब लोग प्रशांत किशोर पांडे नहीं कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिहार में कुल सवर्ण आबादी, यदि सवर्ण मुसलमानों को छोड़ दे, सवर्ण मुसलमानों को छोड़ दे, तो कुल सवर्ण आबादी 10% ही है। तो आप भी सहमत नहीं होंगी, हम भी सहमत नहीं है कि सारे के सारे सवर्ण 10% सवर्ण प्रशांत किशोर के साथ ही हो गए। तो यदि 10% हम जोड़ लेंगे, सारे के सारे हो गए, हाँ, तब भी 5% कहां से आ रहे हैं, जो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 5% यह एम्बिशियस क्लास है। देखिए, हमने यशवंत देशमुख जो सी वोटर सर्वे के सर्वे शर्मा हैं, उन्हें इस सर्वे को डिकोड करते हुए सुना था। वह कह रहे थे प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले सिर्फ सवर्ण नहीं हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, और मुसलमान भी हैं। अच्छा। हाँ, तो प्रशांत किशोर देखिए सबका खेल बिगाड़ेंगे। और अब जब हम बिहार ओपिनियन पोल के नजरिए से बिहार की बात समझ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा जेडीयू का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, फिर बीजेपी का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं, बीजेपी, हाँ, और तीसरे नंबर पर आरजेडी का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जेडीयू का। देखिए, जेडीयू से सीधी लड़ाई हो गई जब से, हाँ नहीं, जब से जेडीयू ने
तमाम सवाल उठाने शुरू किए, कहां से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। हाँ। प्रशांत किशोर ने अपनी सफाई दी। बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर भी करें, एक सीट नहीं जीतने देना है, खैर ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ठीक है भाई। जेडीयू को अपना लड़ना में रोक देंगे क्या? बिल्कुल। और जेडीयू की सीटें 43 नहीं, बढ़ भी सकती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना। हमने कहा ना 225 नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन एज है और 2020 से अधिक सीटें हासिल हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर खेल सबका बिगाड़ेंगे। और आप देखिएगा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे में 80% विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीत हार का अंतर 5,000 से 10,000 वोटों का होता है। यह लोकसभा का चुनाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के पास जो मिक्स वोटर्स हैं, यह भी ध्यान रखिए कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह एनडीए हो, चाहे इंडिया ब्लॉक की पार्टी हो या फिर छोटी पार्टियां, ठीक है, करीब, लेकिन दोनों ही आप बड़े ही गठबंधन को मान लीजिए, ये 78%, 78% वोट ही हासिल करते हैं। 22% वोट जो है वो फ्लोटिंग वोटर्स है। अच्छा, जो ना इधर के हैं ना उधर के हाँ, हैं। वो किसी निर्दलीय को दे देंगे, किसी छोटी पार्टी के उम्मीदवार को दे देंगे। तो ये 22% मतदाता प्रशांत किशोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। मतलब ये 22% लोग जो हैं वह एनडीए से भी निराश है, हाँ, और इधर महागठबंधन से भी निराश है, तो वे वो प्रशांत के साथ, हाँ, नहीं मैं ये नहीं करा, हाँ, उनके पास एक ऑप्शन है, हाँ, विकल्प है। तो प्रशांत किशोर यदि 18% से आगे बढ़े, देखिए जो प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं, फिर हम करें जन स्वराज का उम्मीदवार भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल होगा। और इस बार मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर वो गलतियां नहीं करेंगे जो उपचुनाव में कि उन्हें बार बार उम्मीदवार ही बदलना पड़ रहा था। भाई लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को ले आए, वह वोटर ही नहीं थे, फिर बेलागंज में आपने देखा ही कि किस तरीके से वहां फिर उम्मीदवार बदलना पड़ा। और प्रशांत किशोर की रणनीति भी कुछ चेंज होती दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि वह भी देख रहे हैं कुछ जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी में वैकेंसी तो बिल्कुल नहीं है। यदि 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, 80 सीटें जीती हुई है, तो 20 सीटें ही बचती है जहां वैकेंसी है। हाँ, और 80 सीटों पर बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनके भीतर यह तमन्ना है कि आज न कल हम भी एमएलए बने, वह कितने दिनों झोला टांगेंगे, यानी कि भगदड़ होगी भगदड़ चुनाव से पहले। आपने देखा होगा कि जो जन सुराज में 10,000 या 11,000 उम्मीदवारों ने आवेदन दिए हैं, दावेदारों ने, उनमें कई बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं। बीजेपी की मानसिकता वाले लोग तेजस्वी यादव के साथ नहीं जा सकते, तो उन्हें एक नई पार्टी मिल रही है, जनसुराज पार्टी मिल रही है, तो वो इधर आ सकते हैं। तो 5,000 10,000 वोट का जो चक्कर है, वह बहुत ही कहां किसका खेल बिगाड़ देंगे। और मुसलमानों में क्या छाप देखी, जब प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू की, बीच में उपचुनाव हो गया, पार्टी की घोषणा हो गई, सीमांचल में इनकी पदयात्रा नहीं हो पाई। अब उन्होंने मोटर यात्रा शुरू की है, जिलों की यात्रा, कमांडोज निकले हुए हैं। तो सीमांचल में जो वो कह रहे हैं कि हम 40 मुसलमान उम्मीदवार देंगे, यादव विधायक बन जाए मुसलमान के मत से, यह हम नहीं होने देंगे। तो उस फ्रंट पर वो परेशान करेंगे। लेकिन 18% में जो समन, देखिए नीतीश कुमार से टूटे हुए लोग और नीतीश कुमार से निराश हुए लोग ही प्रशांत किशोर की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। यह भी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और प्रशांत किशोर सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए होंगे। और खेल आपने देखा ना, चिराग पासवान एक सीट जीते, लेकिन नुकसान, हाँ, 33 सीटों पर नुकसान पहुंचा दिया। उपेंद्र कुशवाहा कोई सीट नहीं जीते थे, लेकिन करीब 10 सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया था। आपने लोकसभा चुनाव में देखा ना, पवन सिंह जीते नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया। भाई आपने देखा ना, रामकृपाल यादव को हरवा दिया, सुशील सिंह को हरवा दिया, चंदेश्वर चंद्रवंशी को हरवा दिया, वहां मिथिलेश तिवारी को हरवा दिया, आरके सिंह जैसे नेता हार गए, सिंह को हरवा दिया। और इसीलिए कहते हैं कि जितनी चर्चा उनकी जीत की नहीं है, उतनी चर्चा मेरे हार की है। हाँ, उतनी चर्चा उनके हार की भी है। बिल्कुल। और वो कहीं कहीं फिलर दे रहे कि हम विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है समझ जी। तो प्रशांत किशोर खेल सबका बिगाड़ेंगे। प्रशांत किशोर की सीटें कितनी आएगी, देखिए प्रशांत किशोर की सीटें कितनी आएगी इसका अनुमान कर पाना अभी उनके उम्मीदवारों की सूची भी जाए। और मुझे लगता है ना कि जिस तरीके से उन्होंने दावेदारों
को सामने किया है, 8,000, 10,000 या 11,000 जो भी हैं, जब वो टिकट बांटेंगे तो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ भी उनके ही कार्यालय में होगी, तोड़फोड़ हो जाएगी कार्यालय में। यदि आपने एक एक विधानसभा क्षेत्र से 10-10 लोग से फॉर्म भरवा दिए और फिर टिकट नहीं देंगे, और फिर टिकट नहीं, 21,000 रुपए भाई नहीं, रुपए तो छोड़ दीजिए, ठीक है, रुपए छोड़ दीजिए, आरजेडी में और जेडीयू में और बीजेपी में सब जानते हैं कि फला है, फला है, फला है, फला है, तो हमको कहां मिलना है? यहाँ जिन्होंने फॉर्म भरा है वे अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, खैर, लेकिन प्रशांत किशोर इन चीजों को पहले से देखते रहे, समझते रहे, उन्हें भी इस बात का एहसास है, और आपने देखा ही है कि भाई बिहार सत्याग्रह आश्रम में आजकल बैठने लगे होंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखना होगा क्या कुछ होगा। देखिए, हमने जिक्र नीतीश कुमार का कर लिया, हमने जिक्र तेजस्वी यादव का कर लिया, प्रशांत किशोर की भी चर्चा हो गई, लेकिन एक और नाम है जो बिहार में इन दिनों हर इंसान की जुबान पर है, वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र यानी कि निशांत कुमार का। क्या होगा निशांत कुमार का? चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? 2025 में निशांत कुमार का क्या होगा? देखिए, आपने निशांत की चर्चा कर, बिहार के राजकुमार की चर्चा कर, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल जी। तो हमने कहा कि नीतीश कुमार में निरंतर ह्रास है, लेकिन निशांत में निरंतर विकास है। अच्छा, निशांत को आपने 3 साल पहले भी देखा होगा, 4 साल पहले भी देखा होगा, पहला 1-to-1 इंटरव्यू पिछले दिनों आपने ही किया, और कितने सधे हुए शब्दों में उसने जवाब दिया, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन जो यह कहा जा रहा है कि निशांत कुमार अभी विधानसभा चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो जाएंगे, मुझे इस बात में कोई सच्चाई नहीं दिखती है, ठीक है ना? हाँ जी। तो निशांत सक्रिय किए जाएंगे, लेकिन अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी। और आपको एक बात बताएं, आपको शायद आश्चर्य होगा, संभव यह है कि निशांत की शादी पहले हो जाए। अच्छा, हाँ, ठीक है ना? जी। इसकी तैयारी भी चल रही है, और यह खबर भी किसी भी दिन आ सकती है। आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव शादी करने जा रहे हैं, हाँ, यह तो हमने ही देर रात को ब्रेक किया था, तब पूरी दुनिया को जानकारी मिली थी, हाँ, हंगामा, और हमने 5 वीडियो चलाए थे, 5वें वीडियो में बताया था कि पत्नी कौन है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। पहले तो यह बताते रहे कि वह यादव नहीं है, फिर हमने बताया कि वह हिंदू धर्म की नहीं है। तो खैर, लेकिन निशांत की शादी हो सकती है, और निशांत की शादी अपनी ही जात में होगी। मुझे इस बात, यानी कि कुर्मी ही लड़की, हाँ, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि शादी चुनाव के पहले निशांत की कराई जा सकती है, और नीतीश कुमार के परिवार के लिए यह सबसे अधिक खुशी का पल हो सकता है, शुभ पल, हाँ, शुभ पल, ठीक है ना? जी। तो यह, और इसके बाद देखिए वह उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और निशांत चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी मुझे अभी संदेह है। देखिए, हरनौत विधानसभा क्षेत्र जो नीतीश कुमार का मूल क्षेत्र रहा है, जहां से वे पहली बार विधायक बने, हरि नारायण सिंह अभी विधायक हैं, उनकी उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नीतीश कुमार इस बार चुनाव तो कभी लड़ा सकते हैं, विधान पार्षद कभी बना सकते हैं, राज्यसभा में कभी, अभी निशांत कुमार को घुमाया जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? निशांत कुमार के चेहरे को दिखाया जाएगा। यदि वो चुनाव लड़ने चले और जेडीयू का मुख्य चेहरा बन जाएंगे, तो उनका मुकाबला किससे होने लगेगा? तेजस्वी यादव से लोग करने लगेंगे, डायरेक्ट। चिराग पासवान तो एनडीए में है, प्रशांत किशोर से होने लगेगा, तेजस्वी यादव किसी दिन चुनौती देंगे, किसी निशांत को चुनौती देनी होगी। तो निशांत राजनीति में आएंगे, यह बात तो अब तय हो गई है, या यूं कहें कि राजनीति में आ चुके हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी चुनाव के पहले वह उत्तराधिकारी नहीं बने जा रहे। यदि वे उत्तराधिकारी बन जाएंगे तो फिर बीजेपी कहेगी भाई आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो अभी उत्तराधिकारी घोषित करने की जरूरत क्या है? तो अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, और अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, और वह बहुत तेज बढ़ भी रहे हैं। और पहले जिन बातों को लेकर वह खबरों में रहते थे, अब वह बिहार को समझ, देखिए उन्होंने पहले ही दिन कहा कि एनडीए को नीतीश कुमार को नेता और मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। मेरे पिताजी ने बिहार के लिए बहुत काम किया है। आपने ही सवाल पूछ दिया था सेहत पर, देखिए असहज करने वाला सवाल था, लेकिन निशांत ने बहुत सधे शब्दों में कहा मेरे पिताजी फिट एंड फाइन हैं, और अगले 5 साल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिहार के लिए उन्होंने किया, और यह भी कहा फैसला जनता को करना है,
बाकी किसी को जिसको बोलना है उसको बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता की अदालत में फैसला होगा। राइट, बिल्कुल। तो ये तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस बिहार ओपिनियन पोल में हमने आपको बताया है कि 2025 में क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।